नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सैटरडे को हम लोग एवरी सैटरडे साइंस जर्नी पे स्पेशल प्रोग्राम करेंगे और जिसमें हम ये प्रयास करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज या पूरे भारत के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, हर तरह के जो भी व्यक्ति हैं, विशेषकर महिलाएँ भी, वो सब लोग भारत के सही इतिहास से रूबरू हो सकें। आपने सुना होगा कि घरों में कथा कहने के लिए ज़्यादातर जो अपने को आज हिंदू समझ लिए हैं कि हम हिंदू हैं, उनके घरों में कथा कहने के लिए एक पुरोहित वर्ग आता है और वो कभी सत्यनारायण की कथा, तो कभी ये कथा, तो कभी भागवत कथा। ये कथा शब्द हमेशा वो कहता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ब्रह्मैनिकल सिस्टम है, उसके यहाँ कथा वर्ड नहीं है, उसके यहाँ जो शब्द प्रचलित है, वो है पुराण। श्रुति, स्मृति ये सब शब्द प्रचलित हैं। लेकिन वो बहुजनों के घर विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी के घर या जो भी गैर ब्राह्मण हैं उनके घर जाके क्या कहता है? कथा कहता है। सवाल है कि ये कथा वर्ड जो है क्या संस्कृत का शब्द है या पाली का शब्द है? ध्यान से पकड़िएगा आप। तो कथा शब्द पाली का है और प्रचुर मात्रा में मिलता है। आप बुद्धिज़्म में जाएँगे तो आपको क्या मिलती हैं? जातक कथाएँ। क्या मिलती हैं? जातक कथाएँ। यानी समाज के हर एक वर्ग को एक शब्द तो याद है कि कथा, कोई न कोई तो हमें कथा तो ज़रूर सुनाता था। अब भिक्षु सुनाते थे, बुद्धिस्ट लोग सुनाते थे, बुद्धिस्ट के जो अ आप कह सकते हैं कि जो भंते लोग थे या उनके जो भी भिक्षुगण लोग थे, वो लोग कथा सुनाते थे आम आदमी में ताकि उनमें करुणा, कर्म, समर्पण ये सारी चीज़ें आ सके। तो वो जो कथा है उसको विलुप्त करके अब क्या आ गया है, अब आ गया है कथा तो सेम रखा इन्होंने। पहले वाला जो जातक था, जो बुध से जुड़ा हुआ था, उस शब्द को हटा के अब ब्रह्मनिकल सिस्टम ला दिया गया। कभी अब सत्यनारायण जोड़ दिए वहाँ पे, तो कभी भागवत जोड़ दिए। कथा ज़रूर चल रही है, शब्दों का मॉडिफ़िकेशन, लोग वही हैं, अब बस बुध से हिंदू, बुद्धिस्ट से हिंदू कहलाना शुरू कर दिया गया है, एक-एक शब्द बदल के। अब आप सोचिए, खुद सोचिए दोस्तों, जातक कथाएँ, पाली का शब्द है कथा। अगर किसी की सभ्यता, संस्कृति, किसी का ईश्वर हर श्लोक मंत्र हुँ, संस्कृत में बोल रहा है, तो भला वो कथा शब्द जो है वो पाली से क्यों उठाएगा? वो भी कोई संस्कृत का शब्द उठा लेता। पुराण, भागवत कहता कि हम आज आपके यहाँ भागवत पुराण कहेंगे, भागवत कथा शब्द काहे बोलता है? सत्यनारायण कथा काहे बोलता है? उसको बोलना चाहिए हम सत्यनारायण पुराण सुनाएँगे आज आपको। खैर पुराण शब्द भी आप देखेंगे वो भी संस्कृत का नहीं है, वो भी पाली स का ओरिजिन है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, हम इस पे आगे बढ़ते हैं। आज इंट्रोडक्शन है। आज हम सिर्फ़ जो है इंट्रोडक्शन देंगे, सिर्फ़ आपको परिचय कराएँगे जातक कथा से, जिसमें कहाँ इसके पुरातत्व प्रमाण मिले हैं और ये जातक कथाएँ क्या हैं, त्रिपिटक से इनका क्या लेना-देना है, कितनी सही हैं या ये भी काल्पनिक हैं। और इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चाएँ होती हैं। ब्रह्मानिकल सिस्टम जो है, उसने कहाँ से क्या-क्या चीज़ें कॉपी की है, नहीं की है, बहुत सारी चर्चाएँ। अब तो पूरी एक सीरीज़ चलानी है एवरी सैटरडे साइंस जर्नी पे, जिससे आप लोग ये पूरा लाभ उठा सकेंगे और तमाम जानकारियाँ जो हैं, जो आज की डेट में आप सब जानते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि आप हिंदू हैं, कथा वही है। सब चीज़ वही है और आप क्या सोचते हैं कि आप हिंदू हो गए हैं। लेकिन हम आपको ये दिखाएँगे कि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी भारत में बहुत पहले से चली आ रही है। हमारे पुरखों ने शिल्प कलाओं के माध्यम से बना रखा है। हमारी किताबें नालंदा की जला दी गई, तक्षशिला जला दी गई और विक्रमशिला जला दी गई। हमारे तमाम किताबें, हमारी चीज़ें बर्बाद कर दी गई, नष्ट कर दी गई, जो ज़मीन के नीचे से अब खोद कर मिल रही हैं। लेकिन हमारी चीज़ें ज़िंदा रहीं। उससे ये वेरीफ़ाई हो जाता है कि आज जो आप कथा आप लोगों को मॉडिफ़ाई करके दिखाया जा रहा है, इसका ओरिजिनल कथा हमारे पुरखों ने बना रखी थी, जो आज भी ज़िंदा है और उससे ये पता चलेगा कि हमारा असली इतिहास बुद्धिज़्म का है।
हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है रंग-बिरंगी, मसालेदार इन्हीं कहानियों को तोड़-मरोड़ के। तो चलें शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता है, डिबेट करने आते हैं, वो जो भी बोलते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा दोस्तों, साउंड क्रिस्टल क्लियर आ रही है ना? साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये एक बार आप कन्फर्म कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आपको जातक कथा पढ़ना होगा तो कहाँ से पढ़ें? तो जातक कथा पढ़ने के लिए एक मधुर पिपलायन ने 200 जातक का कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है? वो भी पढ़ सकते हैं। एक आनंद भदंत कौशल्यान ने भी लिखी है, बड़े वॉल्यूम में और 5-6 वॉल्यूम है। उसमें भी 545-46 इ तकरीबन जातक कथा है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इंट्रो दिखाता हूँ, एक सिंपल सा कि जो त्रिपिटक आप नाम सुनते हैं, बार-बार सुनते होंगे त्रिपिटक। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में 3 पिटक नहीं था। सम्राट अशोक के समय में भी 2 ही पिटक थे। उनके समय में 3 पिटक बना है। तो ये जो त्रिपिटक वर्ड आता है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्ध के वचन उन त्रिपिटकों में नहीं है, हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बुद्धिस्ट लोगों ने, आचार्य लोगों ने, आचार्य कहने का मतलब हम जो बुद्धिस्ट के भंते लोग हैं, बुद्धिस्ट के जो भिक्षुगण लोग हैं, उन लोगों ने उसमें जोड़ी है, बोधिसत्व भी आप कह सकते हैं। उन लोगों ने उनमें जोड़ी है ताकि समाज समय-समय पर मॉडिफ़िकेशन हुआ है। तो देखें, आज जो आप त्रिपिटक जानते हैं, पाली में एक बात और, पाली जो शब्द है, पालीय, वो दरअसल पालीय का मतलब कोई भाषा से नहीं था। पालीय जब शुरुआत हुई थी, तो पालीय का मतलब था बुद्ध का वचन। जो बुद्ध ने कहा है, उसको कहा जाता था ये पालीय है, यानी कि बुद्ध के मूल वचन हैं। चूँकि उनके वचन ही उस समय जिस भाषा में थे, तो इसीलिए उस भाषा का नाम भी पाली पड़ गया, अन्यथा वो सब प्राकृत भाषाएँ कही जाती थीं और प्राकृत मतलब जो प्रकृति से निकली हुई है। जिसमें कोई भी मॉडिफ़िकेशन एकदम शुद्ध कर्रा नेटिव, मतलब इंसान जन्म लिए, बोलना चालना सीखे, वहाँ के नेटिव से, वहाँ के लोगों से धीरे-धीरे विकास करके जो भाषा जन्म लेती है उसको कहते हैं प्राकृत भाषाएँ। तो बुद्ध के वचन के कारण उसी में से उस क्षेत्र की जो प्राकृत भाषा थी, मगधी, अर्ध-मागधी, उसी को कहा गया पाली। तो अब ये आज जो 3 पिटक हैं, वो ये हैं, सुत्त पिटक है, दूसरा विनय पिटक है और तीसरा अभिधम पिटक है। सुत्त पिटक में बहुत सारी किताबें, 5 किताबें हैं। अब आप सोचोगे कि जातक कथा किसमें आती है? तो जातक कथा आती है सुत्त पिटक में। विनय पिटक जो है ये बेसिकली भिक्षुओं के लिए होता है, सबके लिए नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए नहीं है। विनय के नियम है, भिक्षु लोगों के लिए है, अपना-अपना अलग-अलग नियम बनाए हैं, समय-समय पर चेंज हुआ है। और तीसरा अभिधम्म पिटक, ये तीसरा पिटक तो काफ़ी बाद में रचा गया, सम्राट अशोक के समय में भी ये रचे जा रहे थे। जैसे अभिधम्म पिटक में ये जो 5वाँ आप देख रहे हैं कथावस्तु, ये कथावस्तु तो सम्राट अशोक के जो गुरु थे, जिनके अगुवाई में तीसरी संगीति हुई थी, उन्होंने कथावस्तु रचा था और इसमें उन तमाम ब्रांचों का जो अलग-अलग ब्रांच खड़ी हो रही थी, उसका उन्होंने खंडन किया था। तो ये जो तीसरा पिटक है, इस सम्राट अशोक के समय में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शामिल किया गया है कथावस्तु, यानी कि तीसरा पिटक जो है सम्राट अशोक के समय में रचा जा रहा था। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सूत पिटक की सारी चीज़ें ही सम्राट बुद्ध के समय की है, ये भी नहीं है। इनमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बीच-बीच में अपडेट की जा रही हैं। अब कोई ये कहेगा ना नहीं मिलावट हो गया, किसी ने जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बुद्धिज़्म का एकदम साफ-सीधा दूसरों की तरह वो मतलब अनट्रांसपेरेंट नहीं है। समझ रहे हैं ना? बुद्धिज़्म बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है
उसके सुत्तों में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो वो बता देंगे कि भिक्खु जब ये संगीति हुई थी, ये संगयान हुआ था तो उसमें ये चीज़ें डिमांड आई कि ये चीज़ें भी जुड़नी चाहिए, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो आप देखते हैं कि ये जो पहला सुत्त पिटक है, इसमें आप देखिए खुद्दक निकाय है 5वां। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय, 5वां है खुद्दक निकाय। अब ये जो खुद्दक निकाय है 5वां, इस 5वां के ये 15 ग्रंथ हैं इसमें। देखिए 15 ग्रंथ हैं इसमें और इस 15 ग्रंथ में से अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सारे के सारे बुद्ध के समय थे? नहीं दोस्तों, ये भी बुद्ध के समय नहीं थे। इनमें से भी बहुत जैसे ये देखिए थेर गाथा, इसमें थेरी गाथा, ये जो थेरी गाथा आप देख रहे हैं, ये महिलाओं के लिए है। बहुत सारी महिलाएँ जब बुद्धिस्ट बन जाती हैं, भिक्षुणी बन जाती है, तो अब लिखना पढ़ना भाई महिलाओं को भी तो अधिकार देना पड़ेगा ना, उनकी भी चीज़ें तो जोड़नी पड़ेंगी। नहीं आप जोड़ेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बुद्धिज़्म ने महिला को अधिकार दिया है, उनको क्या लिखने-पढ़ने की बात कर रहा है। तो महिलाओं से कहा गया कि आप लोग लिखिए कुछ, जिसको त्रिपिटक में शामिल किया जाए। तो जो महिलाएँ थीं, उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तान लिखी। कोई विधवा थीं, वो लिख रही हैं कि हमको कैसे सास ने हमारी सताया है, कैसे हमने ससुराल में दुःख भोगे हैं। बड़े अच्छे से सब महिलाएँ जो हैं अपनी चीज़ें लिख रही हैं, शामिल किया गया। त्रिपिटक में शामिल किया गया, ये जो थेरी गाथा देख रहे हैं आप, ये शामिल किया गया। तो ये जो कोई कहता है ना कि बुद्धिज़्म में महिला का अधिकार है कि नहीं है, ये मुँह पे समझिए कि तमाचा मारता है खींच के। कहता है थोड़ा बच्चा मुँह ऊपर करो, क्या बोल रहे थे कि बुद्धिज़्म में महिला को अधिकार नहीं है, थोड़ा मुँह ऊपर करो तो थूको तो, और थूकने के बाद से थूक उसी के मुँह पे पचाक दे गिरता है। जैसे ही थेरी गाथा दिखाइएगा, वो वैसे ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धिज़्म में ये सारी चीज़ें उनकी जो बनाई गई हैं, अच्छा ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है। थेरी गाथा आज भी मिलती है और हिस्टोरिकल रूप से ये सर्वमान्य है हर एक बुद्धिस्ट देश में। अब इसके बाद से थेरी गाथा के जस्ट बाद से आता है जातक, जो जातक कथा पे हम सीरीज़ चलाने जा रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा है त्रिपिटक और त्रिपिटक के हमने सुत्त पिटक में से 5वां खुद्दक निकाय में से 15 ग्रंथ में से एक 10वां ग्रंथ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वो कितना लंबा चलेगा? आप सोचिए बुद्धिज़्म एजुकेशन में कितना आगे निकल चुका था, कितनी उसकी ज़बरदस्त जो है ये सारी चीज़ें थी कि आप पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी त्रिपिटक नहीं पढ़ पाएँगे, खत्म नहीं कर पाएँगे। सोचिए कितना विशाल ग्रंथ लोगों ने उस समय रचा था। हमारी सभ्यता मिटा दी गई। समझ रहे हैं? बताइए ये सब कौन लोग रच रहे थे? बहुजन लोग रह रहे थे। हमें क्यों अनपढ़ बनाया गया? हमारी यूनिवर्सिटी क्यों जलाई गई? हमारी लाइब्रेरी क्यों जलाई गई? हम लोगों पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया कि तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुमको धन रखने का अधिकार नहीं है, तुमको ये वो इसीलिए क्योंकि किसी को पता था कि ये सब तो इतने हाइली एजुकेटेड थे, ये तरह की चीज़ों को बना चुके थे, इतने ज़बरदस्त-ज़बरदस्त के पिलर सम्राट अशोक का पिलर आज तक चमकता है। देख के लोगों की दाँत लग जाते हैं, कि यार किस मटेरियल का बनाया है बंदा कि इतनी तूफ़ान आए, आँधी आई, पानी आई, ओले बरसे, आज भी ऐज़ इट इज़ खड़ा है, इतना चमकदार है, रंगत नहीं गई। यहाँ तो कितना बढ़िया पेंटिंग-डेंटिंग डालो 2-3 साल में फिर से पेंटिंग करानी पड़ती है। और वो सोचिए सवा मतलब 2200 साल, 2300 साल पहले के बनाए हुए पिलर आज ऐज़ इट इज़ चमकदार एकदम चमक मार रहे हैं सब। हुँ? तो इसीलिए कारीगरी पे रोक लगाई गई, कारीगरी को रोको तो नरक में जाओगे। अब ये देखें आप यहाँ पे ये जातक जो है, इस जातक पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें देखें जातक के ऊपर यहाँ पे 10 से पहले जो 6 नंबर है इसमें है विमानवत्थु। नाम सुना आपने? विमानवत्थु। अब कोई कहता है कि हमारे यहाँ ना पुष्पक विमान था। अब बताइए पुष्पक, आगे एक शब्द जोड़ लिया पुष्पक और विमान शब्द कहाँ से लेके आया? बुद्धिज़्म की किताबों के जो नाम हैं विमान, विमान, वत्थु, अब ये सोचिए इसके आगे लगा दो पुष्पक, विमान बन गया एक काल्पनिक पुष्पक विमान। जैसे अभी हमने बताया कि जातक कथा, जातकों में तो ढेर सारी कथा हैं, लोग भिक्षु लोग जाते थे, लोगों के बीच में सुनाते थे उन कथाओं को सुनने के लिए पूरे कई-कई गाँव के लोग इकट्ठे होते थे, टीवी सीरियल तो था नहीं।
आपको याद है ना जब टीवी आया था तो एक टीवी के आगे कितने लोग लाइन से बैठ जाते थे। तो वैसे भिक्षु लोग, अरहत लोग जब एक कथा सुनाने बैठते थे, तो पूरे कई गाँव के लोग जो है लाइन से बैठ जाते थे पूरे चारों बगल घेर के। वो पेड़ के नीचे बैठते थे, पीपल के पेड़ के नीचे चारों बगल घेर के बैठ जाते थे लोग और सुनते थे उस कथा को। तो क्या किया, जातक हटाया और वहाँ पे जोड़ दिया सत्यनारायण, वहाँ पे जोड़ दिया भागवत, वहाँ पे कुछ-कुछ जोड़ दिया। बन गया उनका अपना एक नया धर्म। तो सेम यही चीज़ है, आप देखें सारे शब्द जो हैं बुद्धिज़्म में पहले ही हैं। अब कोई सबूत देगा कि सत्यनारायण या भागवत जो है बुद्ध के समय में था? अरे भगवत शब्द खुद बुद्ध के लिए इस्तेमाल हो रहा था सम्राट अशोक के शिलालेख में, बैराठ में तो 2-2 बार इस्तेमाल हुआ है। तो ये चीज़ है। अब ये मैंने आपको दिखा दिया, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बहुत मैंने इसमें बता दिया। बुद्धघोष जो है 5वीं सदी में गए थे श्रीलंका। एक और बात बताता हूँ आपको, बढ़िया बात। उनको एक भिक्षु ने भेजा, कहा ना कि यहाँ के जो संगीति हुई है कनिष्क के समय से, ये 84,000 से ना 3 लाख सूत हो गए हैं। काम करो, आप जाओ श्रीलंका, वहाँ पे ओरिजिनल वाला बचा हुआ है। जो सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र थेर लेके गए थे ना, वो वाला लेके आओ फिर दोबारा। तो बुद्धघोष गए वहाँ पे, वहाँ सिंहली भाषा में लिखा जा चुका था, उसको कन्वर्ट किया जा चुका था। फिर से उसको पाली में कन्वर्ट किए, भारत में 5वीं सदी में ले आए। तो इसमें 2 एक शब्द आता है अठकथा। क्या होता है? अठकथा। अठकथा मतलब अर्थ, अठ मतलब अर्थ, मतलब किसी भी चीज़ की व्याख्या। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेज खोला है मैंने, अब मैं व्याख्या कर रहा हूँ, मैं अठकथा कह रहा हूँ। लिखी हुई चीज़ का अर्थ समझाना और उसका कथा बताना अठकथा होता है। टीका करना, व्याख्या करना। तो वहाँ पे अठकथा जो त्रिपिटक था उसका अठकथा लिखा गया था। तो फिर से उन्होंने उसको कन्वर्ट किया पाली में लेकर आए। तो आप जो कुछ-कुछ शब्द जो सोचते हैं ना कि यार ये शब्द ना त्रिपिटक में ये ब्राह्मणवादी मुझे कुछ लग रहा है। उसका कारण क्या है कि वो 2 बार कन्वर्जन हुआ। पहले तो सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र थेर लेके गए थे। ईसा से 200 सवा 200 साल पहले, 250 साल पहले श्रीलंका, उनकी बेटी संघमित्ता। तो वहाँ पे सिंहली भाषा में कन्वर्ट होके लिखा गया। फिर 700 साढ़े 700 साल बीतता रहा, वहाँ की भाषा भी बदलती रही। फिर यहाँ से बुद्धघोष गए वहाँ पे। अब वहाँ की भाषा बदल रही है, चीज़ें लिखी जा रही हैं, फिर उसको वो कन्वर्ट करते हैं पाली में, फिर लेके आते हैं यहाँ पे अटकथाओं को। तो 2 बार 3 बार जब कन्वर्जन होता है ना, तो कुछ-कुछ शब्द थोड़े से बदल जाते हैं, वो शब्द बाद में प्रचलन में आते हैं, तो आपको लगता है कि अरे! ब्राह्मणवादी लग रहा है हमको। ब्राह्मणवादी नहीं है, सब प्रॉपर बुद्धिज़्म का है। दरअसल उन शब्दों को उठा के इन लोगों ने पकड़ लिया है, तो आप यही इनके शब्द सुनते आए हैं चारों बगल से। अब पाली में वो शब्द देखते हैं, तो आपको लगता है अरे यार! ये तो हम ब्राह्मणों के यहाँ सुने थे, इसमें ही क्या कर रहा है? पर हकीकत ये है कि वो पाली का है, इन लोगों ने उसमें से उठा के लिया है। समझ रहे ना? तो चलें अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी बताएँ बातें हैं और अब सीधे उस पे आ जाते हैं। कहाँ-कहाँ पे पुरातात्विक प्रमाण मिला है जातक कथाओं का? सीधी-सी बात है। भाई जातक कथा भी तो कथा हो गई, जैसे सत्यनारायण कथा है, भागवत कथा है, राम है, कृष्ण है, दुर्गा काली बना लिया गया है। इनका भी ओरिजिन जब जाएँगे तो बुद्धिज़्म में जाएगा, लेकिन इन लोग तो सबूत नहीं दे पाते हैं। सबूत की बात आएगी तो फिर बुद्धिज़्म में आ जाएँगे ये। तो क्या ये जो हम जातक कथाओं की बात कर रहे हैं, इनके कुछ पुरातात्विक प्रमाण हैं? तो दोस्तों मैं आपको जो भी बातें बताऊँगा सबूतों के आधार पे ही ना बताना है। तो ये हैं पुरातात्विक प्रमाण। सिंपल सा 3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, सिर्फ़ 3 एग्ज़ाम्पल। आप जो हैं ये देखें स्तूप और शिल्पकला। जातक कथाओं के दृश्य प्राचीन भारत के बौद्ध स्थलों जैसे सांची, भरहूत, अमरावती के स्तूपों पे मिलते हैं, लिखे हुए हैं वहाँ पे। मतलब लिखे क्या, वहाँ पे पूरा चित्र बना दिया गया है। उनका आपको देख के पता चल जाएगा कि ये जातक कथा है, ये जातक कथा है। प्लस जो डोनेशन करता है उन लोगों के भी नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें से मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दिखा दूँगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जब हम एक-एक करके ना एक-एक जातक कथा को पढ़ेंगे तो और डिटेल से हम उसमें आपको दिखाएँगे और क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखें क्या बताता है कि ये शिल्प कलाएँ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक की हैं, क्योंकि वो जो स्तूप वगैरह बने हैं, वो ईसा से 200 साल पहले के बने हैं। तो जब ईसा से 200 साल पहले के बने हैं, तो जब बने होंगे तभी बनाया गया है। तो वो जो सबूत मिलेगा, वो तभी का मिलेगा जब वो स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है ना? सम्राट अशोक के बाद से सम्राट अशोक ने जब 84,000 स्तूप बना दिए, जो तीसरा संगायन किया। अच्छा एक बात और बता दूँ, पहला संगायन कैसे हुआ था? ठीक है ना? पहला जो संगायन हुआ था उसका कारण ये था कि जब बुद्ध का निर्वाण हुआ तो मतलब जैसे महापरिनिर्वाण हुआ तो वहाँ पे एक थे सुमंत भिक्षु। उन्होंने क्या किया देखिए अ उन्होंने क्या कहा सुभद्र भिक्षु थे भिक्षु थे। कह रहे हैं अब शोक मत करो, मत रो, हम मुक्त हो गए हैं। उस महाश्रमण से पीड़ित रहा करते थे, अब यह करो, यह ना करो। तो जैसे ये बात ना अन्य जो बुद्ध के जो सबसे करीबी लोग थे कश्यप अस्थवीर जब ये बात सुने अब उनको डर लगा। यार ऐसे तो बुद्ध के चले जाने के बाद से हर भिक्षु अपने-अपने अलग-अलग नियम बना लेगा। अब क्या किया जाए? तब उन्होंने ना लोगों को 500 अरहतों को पूरे भारत से जो सबसे बड़े-बड़े भिक्षु लोग थे बुद्ध को मानने वाले, उन 500 अरहतों को बुलाया एक साथ तब पहला संगायन हुआ और उसमें 2 पिटक की रचना हुई थी। ठीक है ना? तो इस तरह से आगे बढ़ी हैं। फिर दूसरा संज्ञान हुआ, फिर तीसरा संज्ञान तो सम्राट अशोक ने किया। तो जो लोग सोचते हैं ना कि सम्राट अशोक से पहले क्या बुद्धिज़्म नहीं था, इस संज्ञान से सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि वो तीसरा संज्ञान करा रहे थे। उनसे पहले 2 संज्ञान ऑलरेडी हो चुके थे। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि ये जो स्तूप बने हैं, इनमें आप देख सकते हैं सांची का जो स्तूप है, उस पर छदंत जातक मिलेगा, विदुर पंडित जातक मिलेगा। आप महाभारत में नाम सुने होंगे कि व्यास जो हैं, वो जब 2 बच्चे पैदा करते हैं, तीसरा बच्चा विदुर है, जो दासी से हुआ। सब लोग जानते हैं, रिपीट नहीं करूँगा मैं। तो जो विदुर था, वो चूँकि दासी पुत्र था, अब महाभारत में विदुर नाम कहाँ से लिया गया? सोचिए। जातक कथाओं में विदुर पंडित जातक कथा है जो ईसा से 200 साल पहले सांची के स्तूप पे मिलता है। भारत के जो कपोड़ाकार हैं, जिसे आप सब लोग इतिहासकार समझते हैं, उन्होंने क्या किया, ये सब नाम जब सुना ना कि अच्छा विदुर नाम मिल रहा है सांची पे। अच्छा, अच्छा। हमारा महाभारत वाला है। चलो महाभारत को कहते हैं ईसा से 200 साल पहले लिखा गया है। तभी ना विदुर नाम आ रहा है। उल्टा मतलब आप देखें ये है विदुर पंडित जातक कथा। पंडित बुद्धिज़्म का पाली का शब्द है। ब्राह्मण नहीं है, पंडित है। ठीक है ना? क्योंकि चतुर चालाक है इसीलिए विदुर पंडित जातक। महाभारत में तो इन्होंने शूद्र बना दिया। उससे उल्टा जोड़ दिए वहाँ से। तो ये सही इतिहास ये है दोस्तों कि ये मिलता है आपको छदन जातक मिलता है, हाथी का कहानी पंडित जातक का मिलता है। नक्काशियाँ बताती हैं कि ये उस समय जनमानस में लोकप्रिय थी। उस समय लोग महाभारत नहीं जानते थे, जातक कथा जानते थे। आप कहीं घूमते हुए जाइएगा, आपको आजकल ये पोस्टर दिखा रहे हैं, धारावाहिक दिखा रहे हैं। उस समय क्या था आप कहीं घूमने जाइएगा किसी आप सोचते हैं ना लोग सोचते हैं कि यार ये भारत की एससी, एसटी, ओबीसी मंदिर काहे भागता है? ये सब के सब मंदिर भागता है। अरे वो डीएनए में घुस गया है जाने का क्योंकि हमारे पुरखे जो लोग थे ना, पहले स्तूप की तरफ भागते थे। जब भी कुछ पढ़ना-लिखना होगा, ज्ञान लेना होगा, देखना होगा, अब गए वहाँ पे। क्यों भागते थे? क्योंकि जब वहाँ जाते थे ना, तो वहाँ पे चित्र दिखता था। उनको पता चलता था कि ये कैसे चतुराई की जाती है। विदुर पंडित जातक ध्यान से देखते थे, कोई समझा देता था कि देखो, ये जो पंडित था ना, ये जो पंडित मतलब ब्राह्मण मत समझ लीजिएगा। ये जो विदुर था ना, देखो कितनी चालाकी करके ये चीज़ किया था। उस पे पनी रहती थी, वो देखते थे, भागते थे। आज क्या कर दिया गया है? भीतर एक मूर्ति रख दी गई है लोग दौड़ रहे हैं, उनको बता दिया गया है चून दो, यहाँ पे चून दोगे तो तुम्हारा भला होगा। सब चीज़ वही है, बस उल्टा कर दिया गया है वहाँ पे क्या किया कोई और बैठ गया है। समझ रहे हैं ना? महाबोधि महाविहार आपको याद है ना प्रोटेस्ट? हुँ? चल रहा है अभी। सारे भिक्षु लोग डटे हुए हैं।
घर उसको ले लेना है दोस्तों, सब लोग जुड़े रहें। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सांची के स्तूप है, दूसरा देखिए अजंता गुफाएँ और डिटेल से दिखाऊँगा, पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा-सा। अजंता गुफाएँ, अजंता में भी मिला है, वहाँ पे भी आपको सीवी जातक मिला है, महाउम्मग जातक मिला है, बहुत सारी चीज़ मिली है। नागार्जुन-कोंडा में भी मिला है। अलग बात है कि नागार्जुन-कोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है। वो ज़मीन दोज़ हो गया है, मतलब पानी में जलमग्न है, लेकिन उसके सारे सबूत निकाल के रखे गए हैं। वहाँ से पता चलता है कि उसमें भी जातक कथाएँ बनी हैं। सब ईसा से 200 साल पहले अजंता है, सांची है, नागार्जुन-कोंडा तो चलो चौथी-वौथी सदी तक भी जाता है। और थोड़ा अब आइए डिटेल से एक-एक करके देखते हैं। पहले सिक वही नहीं, सिक्के और शिलालेख पे भी मिले हैं। जातक कथाएँ मतलब डायरेक्ट अब लिखा तो नहीं गया क्योंकि उस पर राजा देश लिखाता था शिलालेखों पर, लेकिन कहीं न कहीं उनकी छाप मिल जाती है, ठीक है? बौद्ध राजा जैसे सम्राट अशोक हो गए, कनिष्क हो गए, देखिए यहाँ पे तलाब्य सा लिख दिया है अशोक, ये दंती सा होना चाहिए, अशोक होता है, अशोक नहीं होता है, ठीक है? तो कनिष्क भी के समय अभिलोक ये सारा ये वहाँ से मतलब मिल जाता है। उनके जो दान पात्र होते थे, उस पे ये सब चित्र बने होते थे जातक कथाओं के। वहाँ से भी आपको मिल जाता है। ये भारत ही नहीं, विदेशों में जातक कथाएँ मिल जाती हैं। आप सुने होंगे कि बड़ा लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। इंडोनेशिया में हमने देखा है वहाँ पे चित्र बना है रामायण का तो महाभारत का। अरे भाई वो रामायण महाभारत नहीं है, वो जातक कथा है। उस देखेंगे वहाँ पे जो जिस इंसान को देखेंगे, हर एक इंसान को उसका एक बार सर देखिए, एक बार कान देख लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा कि बुद्धिस्ट का जातक कथा है। क्योंकि जातक कथाएँ हैं, रामायण महाभारत नहीं होती थी उस समय, जातक कथाएँ होती थी और ये जितने भी रामायण महाभारत में आप कहानियाँ सुन रहे हैं, सब जातक कथा में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। ये तो बाद में ब्राह्मणीकरण कर दिया गया ना। तो ये देखें अंकोर वाट, कंबोडिया, अंगोर वाट में जातक कथाओं से प्रेरित शिल्पकला मिलती है। हाय बेचारे इसको प्रचार कर रहे हैं, हिंदू, हिंदू, हिंदू प्रचार किया रहा है, झूठा प्रचार। सब बुद्धिस्ट का है ए टू जेड, समझ रहे हैं? ये दर्शाते हैं कि बौद्ध धर्म के साथ दक्षिण-पूर्व एशिया में फैली। श्रीलंका में अनुराधापुरम, पोलोनुरुआ के मंदिरों में भी कथाओं का चित्र मिलता है, 3वीं से 5वीं सदी श्रीलंका में है अनुराधापुरम। तो आप जो है कंबोडिया हो गया, अंकोर वाट, आप और भी जाएँगे, इंडोनेशिया जाएँगे, विदेशों में भी मिलती हैं। तो एक्चुअल में है क्या? ठीक है? तो आप ये देखिए, हम पहले अजंता की बात करते हैं। सबसे पहले एक-एक करेंगे, अजंता देख लेते हैं, फिर सांची देख लेंगे। अजंता अगर आप देखते हैं तो वहाँ के जो भित्ति चित्र बनाया गया है, जो लोग अजंता घूमे होंगे उन लोगों को पता होगा कि वहाँ पे कलर इस्तेमाल किए गए हैं, लाल, पीले, नीले इस तरह के इस्तेमाल किए गए हैं। तो वहाँ पे लिखित रूप से तो स्पेशल नहीं मिला है। कि जातक कथा कोई पूरा स्पेशल लिख दिया हो, लेकिन पूरा चित्र बना हुआ लिया है। लेकिन वहाँ पे पाली-पाकित में धम्म लिपि में लिखा हुआ आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी कि ये बुद्धिज़्म की हैं, बुद्धिस्ट जो डोनेशन करता थे, जो दान देते थे उसको बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए जो खर्चा चलाते थे, उन लोगों का नाम लिखा हुआ, वो सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। प्लस बुद्धिज़्म के सूत्र मिल जाएँगे लिखे हुए। गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 में जातक कथाओं का चित्रण सबसे प्रमुख है। जो केव्स 1 है 17 विशेष करके बहुत अच्छे से सुरक्षित है, वहाँ पे आप सारे मिल जाएँगी। अब देखें उसमें क्या मिलता है अजंता में। अजंता जो केव्स है वहाँ पे क्या मिलेगा? गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 70 वहाँ मिलेगा सीबी जातक। हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया था सीबी जातक कि दान करते-करते बंदे ने अपना पैर काट लिया, हाथ काट लिया, आँख जंग का मांस ये सब दे रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है? किस लिए? तो एक कबूतर को बचाने के लिए। लेकिन हम लोग को कभी नहीं बचपन में बताया गया कि ये बुद्धिज़्म की जातक कथा है, पता है? ये नहीं बताया गया। लिखने वाले ब्राह्मण थे, वो कभी हम लोगों को सत्य की तरफ ले ही नहीं जाना चाहते हैं। किसी भी हालत में कोई भी भारत का इतिहास बुद्ध से नहीं जुड़े। देवी-देवता से जुड़ जाए दैट इज़ ओके, ब्राह्मणों से जुड़ जाए दैट इज़ ओके। बस बुद्ध से नहीं जुड़ना है, उसका ब्राह्मणीकरण करके पढ़ा देते थे कि ये हमारे ब्राह्मण 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 का है। तो इस तरह से हम सबसे छुपाया गया है।
लेकिन जब आप अजंता केव्स में जाएँगे तो आपको ये शिवी जातक बना हुआ मिल जाएगा। क्या है कहानी? मैं डिटेल से बताऊँगा, हल्का-सा ले लीजिए। शिवी अपनी करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। एक कबूतर को बाज से बचाने के लिए उन्होंने शरीर का मांस काट कर दिया। यह कथा बलिदान और दया को दर्शाती है। क्यों बनाई जाती थी जातक कथाएँ? ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि कभी भी कायर मत बनना। ज़रूरत पड़े तो अपने को बलिदान कर देना। समझ रहे हैं? बुद्धिज़्म जो है आपको वो दिखाता है, इतना आपको आगे बढ़ा देता है, इतना एडवांस कर देता है कि आप मौत से नहीं डरेंगे। भाई भिक्षु लोग ऐसे थे, वो क्या करते थे? बैठे-बैठे कहते थे कि अब मैं अपने आप को वो कर रहा हूँ, इस धरती से विदा कर रहा हूँ। मौत से नहीं डरते थे वो। आप सुने होंगे कि बैठे-बैठे वो अपना प्राण त्याग देते थे। तो वो हमेशा ऐसी कहानियाँ बुनते थे जिससे लोगों में करुणा बने दूसरों के प्रति, किसी के जान के लिए सोचिए, एक कबूतर की जान बचाने के लिए कोई व्यक्ति अपनी जान दे रहा है, उसके उसको कितना वो बनाया गया है, उसमें कोई भी लोभ लालच नहीं है। उसके अंदर कितना अंदर से कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर कितने मतलब लोगों के प्रति करुणा है। ये चीज़ें दर्शाने के लिए तरह-तरह की जातक कथा है। अब ये चित्रण गुफ़ा 17 में, केव 17 में राजा को कबूतर के साथ, बाज के साथ बाकायदे दिखाया गया है, काट रहा है। ये सारे चित्र मिलेंगे। ये दिखा के क्या बता देंगे सब कि हमारे ना ब्राह्मणों की कहानी है भाई, सीवी का, बुद्धिज़्म का है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हस्ती जातक कथा भी मिलेगी। क्या इनका आज तक कोई रामायण, महाभारत, भागवत, कृष्ण इनकी कथा कोई मिली है? किसी मंदिर पे उकेरी हुई? नहीं मिलेगी क्योंकि थे नहीं ना। ये हम लोगों का इतिहास है, इसीलिए ये मिल रहा है। जो हमारे पुरखों ने बनवाया होगा वही ना इतिहास होगा हम लोग का, तो ये मिल रहा है। अगर इनके पुरखे उस समय कभी होते तो वो भी बनवाए होते। मिला आज तक? नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय एक ही धर्म था, बुद्धिज़्म। इनका नहीं था कुछ भी दोस्तों। अब हस्ती जातक गुफा 17 में एक हाथी अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाता है, अपनी जान देकर बचाता है। इसमें विशाल हाथी को जंगल में चित्रित किया गया है, मालिक के साथ दिखाया गया है। ये भी करुणा निष्ठा का दिखाया जा रहा है इसमें भी। बहुत है डिटेल्स में मैं दिखाऊँगा, अभी सिंपली दिखा रहा हूँ। महाउम्मग जातक केप्स 1 में। यह एक जटिल कथा है, इसमें बुद्ध एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं, अपनी बुद्धि से कई समस्याओं का समाधान करते हैं। अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा, बुद्धिज़्म में बार-बार लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। मत कन्फ्यूज़ होइए। बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म कुछ नाम की चीज़ नहीं होती है कि कोई आत्मा निकला, ये आदमी का कर्म फल है, उसमें जाके घुस जाएगा, वो नया वही कर्म करने के लिए फिर पैदा होगा, है ही नहीं। बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म सिर्फ़ जातक कथाओं को बुद्ध से जोड़ने के लिए, ताकि लोग बड़े इंटरेस्ट से सुनें। पूरी दुनिया, बुद्ध एक ऐसे ब्रांड थे कि बुद्ध का आप नाम ले लोगे, तो वो चीज़ उसी दिन सेल हो जानी है। इतना ज़बरदस्त ब्रांड थे। तो जातक कथाओं की कहानी सुन के लोग क्यों सुने? क्यों इंस्पिरेशन लें? क्यों मानें? तो इसका जो नायक था उससे बुद्ध से जोड़ने के लिए लोग ऐसा कहने लगे, "अरे! ये भी बुद्ध ही हैं।" तो लोग कहें, "बुद्ध ऐसे कैसे हो सकते हैं?" तो नहीं, नहीं, अभी नहीं, बुद्ध जो है ना पहले यही थे, बुद्ध के पहले ऐसे थे। तब ये लोग खुद से अपने आप कहने लगे कि बुद्ध के पहले के जन्म के हैं, बुद्ध के पहले के जन्म है। बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म नहीं होता है। भाई पुनर्जन्म ब्राह्मणिज़्म में क्या है कि इस बार आप ब्राह्मण हो तो जो कर्म करोगे, आपकी आत्मा जो है लिखा बही जोखा होगा, अगला जन्म लोगे, इसी कर्म का फल भुगतने के लिए अगला जन्म लोगे। ब्राह्मणिज़्म का ये कांसेप्ट है। अगर बुद्धिज़्म में ये सब होता, तो बताइए कोई बगुला है, तो बगुला अगले जन्म में क्या बनता? सोचिए, क्या बनता? फिर कोई मछली है, उसकी कथा चल रही है, वो अगले जन्म में क्या बनता? इतनी सारी कहानियाँ हैं, सब एक ही बार बुद्ध ही बन जाते? नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों ने खुद से जोड़ ली, ताकि इन कथाओं को अट्रैक्ट करने के लिए। बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म नहीं होता। अच्छा, इसके बाद से चित्रण। गुफ़ा 1 में दरबार के दृश्य और बुद्धिमान व्यक्ति के लोगों के बीच सलाह देते हुए दिखाया गया। यहाँ रंगों का
प्रयोग और विस्तृत चित्रण उल्लेखनीय है। तो देखें आप चित्रकारी, कलाकृति सारी चीज़ें हैं। वहीं ब्रह्मनिज़्म में क्या लिखा जा रहा है कि जो कलाकारी करेगा, चित्रकारी करेगा, शिल्पकला करेगा, वो नरक में जाएगा। उसका कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। देखिए गुफा 17 में सुता सोम जातक भी मिलता है। इसमें क्या कहानी है कि एक नरभक्षी राजा को बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित करता है सुता सोम राजकुमार। यह कथा अहिंसा और धर्म परिवर्तन की शक्ति को दिखाता है। इसमें दिखाया गया है कि एक नरभक्षी है, लोगों को खा जाता है। उस तक के व्यक्ति को कैसे बदला जा सकता है, बुद्ध धर्म में कैसे वापस है, उसको भी करुणा, इन सब तो चित्रण उसका बनाया गया है कि राजकुमार नरभक्षी के बीच में संवाद हो रहा है। ये पूरा जो है जंगल दरबार का चित्र वो पूरा उसमें बना के दिखाया गया है। ये सारे पुरातत्व तो मिल रहे हैं ईसा से 200 साल पहले। कागज पे नहीं है कि मुगल में अंग्रेज के समय बैठ के ला भाई चुन कितना चुन दोगे? अच्छा ला एक कहानी और लिखता हूँ। जातक में से ही तो बदल के लिखना है ना, ला भाई चुन ला बदल के लिख रहा हूँ। वो नहीं है। दीवारों पे, पुरातत्व पे जो मिट गया था ऐज़ इट इज़ सुरक्षित है। यानी आज से भारत के जो पुरखे थे 2200 साल पहले ये बनवाते थे, रामायण महाभारत नहीं बनवाते थे। ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा का नहीं बनता था, ये सब बनता था यानी वहाँ के लोग इन चीज़ों को मानते थे, ये हमारा असल इतिहास है। छदंत जातक मिलता है गुफा 10 में। अच्छा आपने एक सुना होगा रामायण में एक बताते हैं सब कि वहाँ पे ना जब हनुमान गए थे रावण के घर पे सीता को खोजते हुए तो उनको ना हाथी मिल गया था 4 दाँत वाला। तो वो 4 दाँत वाला पुरातत्व से ना 10 लाख साल पहले का मिला है। इसका ये मतलब हुआ कि रामायण 10 लाख साल पहले थी। एक आर्य समाजी गपोड़ा गपोड़ रहा था, इसी चैनल पे मैंने एक्सपोज़ किया। पता नहीं वीडियो 164 है कि कौन-सा है या 64 है, देख लीजिएगा लोग। ऐसे ही गपोड़ा था, एक्सपोज़ किया उसको। अरे भाई! ये बुद्धिज़्म के तुमने रामायण कागज़ पे अंग्रेज़ों के समय लिखा। ये बुद्धिज़्म के जो भी गया होगा अजंता केव्स में, गुफाटेन यहाँ मिलता है 6 दाँतों वाला एक शाही हाथी। बुद्धिस्ट लोग 6 दाँत वाला बना के रखे हैं पहिले से। बुद्ध चरितम पढ़िए, बुद्ध चरितम में भी जहाँ पे बुद्ध को उनके पिता जब भेजते हैं कि अ, रंग महल में भेजते हैं, जहाँ पे तरह-तरह की सुंदर-सुंदर लड़कियाँ रहती हैं। तो वहाँ पे भी उन संदर्भों में जब आप जाएँगे तो वहाँ पे भी 6 हाथी के दाँत की चर्चा है। मतलब 6 दाँत वाले हाथी की चर्चा है वहाँ पे भी। अब आप खुद सोचिए कि बुद्धिज़्म में मल्टीपल जगह ये पुरातात्विक सबूत है। गपोड़ी सब रामायण को इसलिए पुराना बोल रहा है कि उसमें 4 दाँत वाले हाथी का है। सबूत है। ये बुद्धिज़्म में एक-एक चीज़ का सबूत है, लिखित भी, चित्रित भी। कोई माई कलर काट नहीं सकता है। इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि कागज़ पे कुछ भी गपोड़ लें, कुछ भी लिख लें, असल सबूत बुद्धिज़्म में है। तो वो क्या करता है कि रानी जो है विश्वासघात करती है, अपना दाँत बलिदान कर देता है, 6 दाँत दे देता है। ये कहानी त्याग और क्षमा पर आधारित है। आप देख सकते हैं त्याग और क्षमा के लिए महाकपि जातक। ये बंदर की कहानी है, कैसे ये अपने पूरे झुंड को पार कराने के लिए पुल बन जाता है, अपने पीठ पर पार कराता है। ये दिखाता है लीडरशिप का, कैसे लीडरशिप डेवलप करें। अपने लोगों के लिए खुद को बलिदान कीजिए, तब जाके आपके पीछे लोग खड़े होंगे, लोगों में जगेगा कि ये हमारे लिए बलिदान हो गया और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जो नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटी है, उसको डेवलप करने के लिए कहानी बनाई गई है, कथावाहन बनाई गई। तो इसमें दिखाता है कि बंदरों का झुंड, नदियों के किनारे एक बंदर को अपनी पीठ पर कैसे पुल से पार ये सारी चीज़ें मिल रही हैं दोस्तों पुरातत्व में। सोचिए और ये देखिए हम लोग कागज़ के मुहताज नहीं हैं, हमारे पुरखे बहुत चतुर चालाक थे। पत्थर का सीना फाड़ के, चीर के लिख के गए कि कभी ऐसा समय आ गया कि हमारे लोग जो हैं, हमारी चीज़ों को नष्ट कर दिया गया, भ्रष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो कभी तो समय आएगा जब हमारे बच्चे जो हैं इनको फिर से खोज निकालेंगे और जानेंगे कि हमारा क्या असल इतिहास था। तो 7वाँ में मिलता है आपको सिंह सारद जातक।
गुफा वन में कहानी यह कथा एक शेर और उसके बलिदान से संबंधित है जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान दे देता है। देखिए, दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान दे देता है। मतलब क्या सिखाया जा रहा है कि कायर मत बनना, बुज़दिल मत बनना, ठीक है? तो ये बहुत सी ये आपको अजंता में मिल जाती हैं। अब थोड़ा-सा और देख लेते हैं, सांची में भी देख लेते हैं। सांची में वहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सांची पे बनाया गया है, तो आपको क्या पता चलेगा कि जितने भी जो लोग थे मध्य प्रदेश, आज बताइए हिंदुत्वगढ़ ओबीसी वहाँ पे गवर्नमेंट बनती आई है। हिंदू, हिंदू, कृष्ण, कृष्ण कर रहे हैं सब। पता ही नहीं है अपना इतिहास। पढ़ाई से वास्ता रहेगा, इतिहास से वास्ता रहेगा तब तो पता चलेगा कि हमारा क्या इतिहास है। वहाँ से मिलता है कि वहाँ के जितने आम जनमानस थे पूरा मध्य प्रदेश रच बस गया था पूरा जातक कथा उनके मन में। नक्काशियाँ बौद्ध धर्म से पूरा नैतिक शिक्षा के लिए बनाया गया था और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे भी सांची के स्तूप विशेषकर स्तूप संख्या 1 महान स्तूप पर जातक कथाओं के पुरातात्विक साक्ष्य विस्तृत नक्काशियों के साथ मिलते हैं। ये नक्काशियाँ जो हैं, तोरण द्वारों पे जो गेट होता है, वेदिकाओं पे जो रेलिंग्स हैं, इन सब पे आपको मिलता है। क्या-क्या मिलता है? आइए ये भी दिखा देते हैं। तोरण द्वार पे छदंत जातक मिलता है। स्थान उत्तरी तोरण, पश्चिमी तोरण। विवरण यह कथा फिर से देखें वो 6 दाँत वाली, मैंने क्या कहा एक जगह नहीं मल्टीपल जगह पे, यहाँ पे भी 6 दाँत वाला मिल गया, ठीक है? और देखिए महाकवि जातक भी मिलता है। और देखिए विशंतर जातक भी मिलता है। विशंतर जातक, यह दान की महिमा की कथा है जिसमें राजकुमार विशंतर अपने पत्नी, बच्चों और संपत्ति तक दान कर देते हैं। यही विशंतर जो है इसको ये लोग क्या बनाए हैं अपने किताबों में आप इनका भागवत पढ़ेंगे तो उसमें ये दिखाएँगे कि भई इनका शिव पुराण, भागवत इस सब में क्या दिखाएँगे कि उनके वो हैं पहली राम का पहला पीढ़ी है वेशंतर का ये जो राजा है हरिश्चंद्र। ये जो हरिश्चंद्र आपको दिखाते हैं ना कि हरिश्चंद्र थे सब पति, पत्नी, बेटा सब दान दे दिए थे। एक सपना आया था कि दान कर दिए हैं, ऋषि पहुँच गया। इसी से कॉपी है और यही हरिश्चंद्र को दिखाते हैं कि हरिश्चंद्र से पीढ़ी शुरू होती है इनकी। इसका पिता त्रिशंकु था और यही पीढ़ी चल के 40वाँ पीढ़ी बाद राम होते हैं। 31वां-32वां पीढ़ी बाद राम होते हैं। ये इन लोगों ने बनाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ से कॉपी किया गया है, तो बुद्धिज़्म की वेशंतर जातक से, जो हरिश्चंद्र का पूरा कहानी है। अपनी आँखों से देख लीजिए। ये किस लिए क्या बताता है ये? ये दान और त्याग के बौद्ध मूल्यों को उजागर करता है। फिर से शिवी जातक पूर्वी तोरण पे भी मिल जाता है आपको, कि कैसे कबूतर को बचाने के लिए ये भी करुणा और आत्म बलिदान का प्रतीक है। जातक कथाएँ पूरी तरह से लोगों में कैसे आप करुणा बनेंगे, लोगों को दिखाया जाता था कि देखो असली इंसान वही है ना, जो किसी की भी कीमत जान बचाने के लिए भले ही अपनी जान चले जाए, लेकिन उसको बचा ले। ये सारी चीज़ें उनको सिखाया जाता था ताकि लोग जो हैं कभी ना कोई उनको डरा दे कि यहाँ पे अत्याचार हो रहा है डर के चुप ना हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? अत्याचार हो रहा है, बुद्धिज़्म ये बात को जानते थे। कहीं पे अत्याचार हो रहा है, बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सोच रहे हैं अच्छा उस पे ना हो रहा है, हमारे पे थोड़े हो रहा है। हम तो मज़े में हैं ना, ज़रा होने दो उस पे, ठीक है? तो जैसे अभी मुस्लिमों पे बुलडोज़र चल रहा है, चाहे मुस्लिमों पे कुछ भी हो रहा है, तो सब लोगों को मज़ा आ रहा है, अच्छा हिंदू मुसलमान हो रहा है ना, बहुत किए हैं ना, होने दो, होने दो। तो या बहुजनों पे हो रहा है, एससी-एसटी पे हो रहा है या ओबीसी पे हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है तो बाकी सब बैठ के ताली पीट रहे हैं, अच्छा अच्छा, इन सब पे ना हो रहा है, होने दो, इन पे क्या करना है? लेकिन बुद्धिज़्म आपको क्या सिखाता है कि एक भले ही वो हमारी ही प्रजाति का क्यों नहीं हो, दूसरे जीव का ही क्यों ना हो, कबूतर है तो क्या हुआ? हमको उसकी भी जान बचानी चाहिए। उसके लिए हम इंसान की जान भले चली जाए लेकिन उसको बचानी चाहिए। मतलब ये उनके मन में और ये किसके माध्यम से? बुद्ध के माध्यम से, कि देखो बुद्ध ने अपनी जान तक दे दी इस जन्म में, इस जन्म से इसीलिए जोड़ा गया ताकि लोग सोचे ना कि बुद्ध ये काम कर रहे हैं। बुद्ध से जोड़ने के लिए कांसेप्ट लाया गया कि बुद्ध कभी ये थे ना तो इस तरह से किए थे। तो ताकि लोगों के अंदर इस बात किसी जीव के भी जान की कीमत समझ में आ जाए।
तो ये पूर्ण रूप से करुणा और आत्म बलिदान का प्रतीक के रूप में ये उकेरा गया है। अब जो वहाँ की वेदिका है, जो रेलिंग्स हैं, उसपे भी मिलेगा आपको। ये देखिए हंस जातक मिल जाएगा। ये कथा एक स्वर्ण हंस की है, जो अपने पंख दान करता है। वेदिका पर हंस उसके झुंड के साथ चित्रित किया गया है। ये भी दया और उदारता को दिखाता है। ठीक है ना? दया, उदार आज जो भारत में आप देख रहे हैं कि लोग धड़ाधड़ जाके सब जितना मंदिर-वंदिर खोल के बैठा है, काहे कब्ज़ा किया है? क्योंकि बुद्धिज़्म ने सब लोगों के मन में ये सिखा दिया था कि दान करना, दया, उदारता, इसी का फ़ायदा उठा के सारे स्तूपों पे, सारे बुद्ध महाविहारों पे कब्ज़ा कर लिया। समझ रहे हैं ना? क्यों कब्ज़ा कर लिया? ताकि लोग आएँगे दान तो देंगे ही देंगे। पहले बुद्धिस्ट लोग थे तो लोग दान देते थे। अब जाके बैठ गया बना-बनाया इससे बढ़िया व्यवस्था क्या मिलेगी? कह देंगे कि ऊपर भगवान वाला देगा, ला चुन दे, चुन दे। इसलिए वो वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है। आप समझिए इस बात को। फिर यहाँ पे सुतासोम जातक विवरण राजकुमार सुतासोम एक नरभक्षी को बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित करता है। इसमें जंगल अच्छा देखिए फिर से वो जो मैं बता चुका हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं मल्टीपल विदुर पंडित जातक, सिंह सारंग जातक ये सब आपको मिल रहा है। कला शैली, सामग्री, कला शैली किस तरह की है तो बुद्ध को किस तरह से दिखाया जा रहा है, बोधि वृक्ष बना दिया जाएगा वहाँ पे, चक्र बना दिया जाएगा। ये आप लोगों को जब चक्र जो बनता है, धम्म चक्र, उसको ये लोग बार-बार कृष्ण के चक्र से जोड़ते हैं। सोचिए पहले जो चक्र बनता था, चक्र वो बुद्धिज़्म बुद्ध का प्रतीक है। समझ रहे हैं ना? बुद्ध का प्रतीक है, पद चिन्ह जहाँ पैरों के चिन्ह मिल रहे हैं, बुद्ध का प्रतीक है। इसीलिए जातक कथाओं में जब दशरथ जातक कथा पढ़ेंगे, तो बोधिसत्व राम का जो पद चिन्ह जाता है या अभी भी बुद्ध पद बना हुआ है महाबोधि महाविहार में, सब लोगों ने देखा होगा, कब्जा करके महंत रखा हुआ है। बुद्धिज़्म का था और इन्होंने क्या कर दिया, अपने रामायण में डिट्टो कॉपी कर लिया कि राम का पद चिन्ह तो विष्णु का पद चिन्ह। विष्णु को जन्म ले लिया भाई, कौन-सा पुरातात्विक प्रमाण है? यहाँ तो पुरातात्विक प्रमाण मिल रहे हैं कि पदचिन्ह बनते थे बुद्धिज़्म में। तो ये सारी चीज़ें सामग्री नक्काशी बलुआ पत्थर से बनाई गई है, जो उस समय स्थानीय रूप से उपलब्ध था। कौन से काल में बना है तो दूसरी शताब्दी पूर्व सतवाहन काल, पहली सदी, इस दौर पे बना है। सतवाहन जो हैं डोनेट करते थे बनवाने के लिए, तोरण द्वार पे उनके नाम है। और ये कपोड़िया जो है उनको ब्राह्मण तो कभी ये, तो कभी विधवा जैसे कबीर को बोलते हैं ना सब, विधवा ब्राह्मणी का बेटा था। इसको भी विधवा ब्राह्मणी का जन्मा हुआ सतवाहन को लिखे हैं सब। कौन से सप्तगत गाथा में किसमें लिख रखे हैं सब। या हमको ये नहीं समझ में आता है कि एक ब्राह्मणी, फिर विधवा ब्राह्मणी बच्चा पैदा कर रही है। विधवा ब्र उसका शादी-विवाह होगा तब ना, शादी तुम कराते नहीं थे, अब विधवा भी है। फिर ब्राह्मणी भी है, फिर बच्चा भी पैदा कर दे रही है, सतवाहन आ रहे हैं। सतवाहन कहीं लिखवा ही नहीं रहा है कि वो ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, वो बुद्धिस्ट की सारी चीज़ें बना रहा है। तो ये बदनाम करने के लिए इस तरह की चीज़ें ये लोग लिखे हैं। लिखित प्रमाण, तो लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, दानकर्ता जो लिए हैं, उन लोग का पूरा मिलता है। बुद्ध के सूत्र वगैरह सब मिल जाते हैं। अब पूरा चित्र जो बनाया गया है, चूँकि बुद्धिस्ट का है, प्रॉपर स्तूप है, तो क्लियर कट आ जाता है कि बुद्धिज़्म का है। अच्छा, इसके बाद से इसका क्या निकलता है निष्कर्ष? तो निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई उस समय के जितने भी लोग थे, भारत का कल्चर ही यही था। सब लोग बुद्धिस्ट थे, इसीलिए वही चीज़ें मिलती थी और जितने भी राज्य के जो सेठ थे, धनी सामंत लोग थे, राजा थे, हर एक व्यक्ति डोनेट करता था। दूसरे-दूसरे राज्यों के भी राजा डोनेट करते थे, उनका नाम लिखवा दिया जाता था। और वहाँ पे तो मज़दूरों के डोनेशन के नाम लिखे हैं, जो मज़दूर लोग हैं, गुप्त लोग हैं, आजकल गुप्त को गुप्ता बन गए हैं। सारे जो आज बनिया बने घूम रहे हैं, सबके पुरखे वहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि सब देते थे सेठ। सेठ जो बने हुए हैं, आजकल के जो भी कायस्थ ये सब जो बने हुए हैं बढ़ई, लोहार जितने भी थे, हर एक आदमी का नाम लिखा हुआ है। और वो सब क्या करते थे, स्तूप बनाने में पैसा देते थे। मंदिर-वंदिर नहीं बनता था भई। धार्मिक स्थल ये था। मंदिर के लिए दिए होते ना तो ईसा से 200 साल पहले का ना मंदिर का भी मिल जाता। सबूत काहे नहीं मिला? स्तूप का मिल रहा है। तो ये सारे सबूत हैं। अब बचा नागार्जुनकोंडा। तो नागार्जुनकोंडा में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दूसरी-चौथी शताब्दी के बीच में अब देखिए इक्ष्वाकु वंश होता है। यहाँ पे चूँकि देवनागरी लिपि में इक्ष्वाकु लिख दिया है। आपको मैं बता देता हूँ कि तीसरी-चौथी सदी में, दूसरी, तीसरी, चौथी सदी में जो
आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे इक्ष्वाकु वंश हुआ करता था और जो इक्ष्वाकु होते थे, अब आप सोचेंगे कि सब कहते हैं कि राम तो इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं। इति इतिहास में अब बताइए राम जो है दूसरी सदी में पैदा होंगे क्या? हुँ? खुद सोचिए, इक्ष्वाकु वंश दूसरी से चौथी सदी के बीच में था। संस्कृताइज़ करके उसी को इक्ष्वाकु कहा जाता है और ये बुद्धिस्ट थे सब, प्रॉपर बुद्धिस्ट थे। ये बनवाए हैं महाचैत्य बनवाए हैं, छोटे स्तूप, छदन जातक, 6 दाँतों वाला देखिए यहाँ भी मिलता है, शिवी जातक, सुता सोम जातक सब मिलता है वहाँ पे भी। मूर्तियाँ, शिल्पकला, महाकपि, बंदर राजा, हंस जातक, प्रेरित पशु-पंछी सब मिलता है, विवरण ये सब मिलता है। चैत्य और विहारों के अवशेष उदाहरण 4 चैत्य, 12 विहार के पत्थर पे, स्लैब पे, वेषंतर जातक भी मिलता है जैसे दृश्य। ये संरचनाएँ बौद्ध शिक्षण केंद्र का हिस्सा थी, जहाँ पे ये जातक कथाएँ चित्रित की गई थी। पूरा बना देते थे जातक कथाओं को, जिससे बच्चे जब पढ़ने जाएँगे, तो उनको चित्र दिखा के जैसे आज तो पीपीटी बना दी गई, हुँ? चित्र बना दिया गया ताकि लोग जो हैं उसको बच्चे उसको देख के समझ सकें। उस समय पूरा चित्र बना दिया जाता था। अब बच्चा इस क्लास में गया है तो चलो आज तुमको पढ़ाया जाएगा ये, तो बच्चों इससे तुमने क्या शिक्षा ली? तो हमने करुणा और उदारता, खुद को बलिदान कर दे, ये शिक्षा ली। चित्र दिखाते थे, अब बताते चले जाते थे कि इसमें ये कह रहा है, वो कह रहा है। तो इस तरह से बुद्धिज़्म के शिक्षण केंद्र में ये जातक कथाएँ पढ़ाई जाती थी। मोरल शिक्षा दी जाती थी, उनके अंदर मोटिवेशन दिया जाता था और बाकी इवेंट सॉन्ग का मैं आपको बता ही चुका हूँ एजुकेशन सिस्टम कि उसमें 5 तरह की पढ़ाई होती थी, जिसमें 5वां था आध्यात्मिक शिक्षा और ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक शिक्षा में आती थी। नहीं तो शिल्पकला पढ़ाई जाती थी, मैं पूरा पिछले हिस्ट्री में तो बताया मैंने। अच्छा, इसके बाद से चौथा संग्रहालय में संरक्षित अवशेष। तो अब वहाँ पे जैसे नागार्जुन कोंडा संग्रहालय में आपको विदुर पंडित जातक, बुद्धिमान मंत्री, सूतासोम जातक के स्लैब और मूर्तियाँ पूरी मिल जाएँगी, बना के रखा गया है। ये विशेष मूल के जलमग्न होने के बाद संरक्षित किए गए हैं, वो जगह जो है जलमग्न हो गया है। पूरा पानी भर गया है, क्यों भर गया है, किसने भरवाया है, क्या बाँध बनवा दिए हैं, डुबा दिए हैं, उस जगह को खत्म कर रहे हैं लेकिन उसको निकाल के संग्रहालय में रख दिए हैं। उस पर एक बार कोई जन जुड़े भी थे, बोल रहे थे कि देखिए बुद्धिस्ट का प्लेस है, बाँध बना के पानी से उसको डुबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। देख लीजिए, क्या हालत है। 5वां है शिलालेखों में अप्रत्यक्ष संदर्भ। तो इक्ष्वाकु वंश है, इक्ष्वाकु हिंदी में लिखा जाता है, एक्चुअल में इक्ष्वाकु होता है। सब बुद्धिस्ट थे, सोचिए इक्ष्वाकु वंश पूरा बुद्धिस्ट था और ये सब आपको राम इक्ष्वाकु वंश के थे, मनु ने छींक दिया तो इक्ष्वाकु पैदा हो गए, ये लिखे हैं सब कहानियों में बताइए। मनु छींक दिए तो इक्ष्वाकु पैदा हो गए। तो बुद्धिज़्म की यही सारी वंशावलियाँ, सारी चीज़ें जिनके पुरातत्व सबूत अवेलेबल हैं, उसको ये लोग कागज़ पे बैठ के झूठा एक गपोड़ कहानी फैला के चमत्कारिक रूप से अलग-अलग ढंगों से बस दिखा दिए और लोगों को कह दिया अब तुम अपने को हिंदू कहो। अब बताइए ये सारी चीज़ें जानने के बाद से अपने को हिंदू कहेंगे या आप कहेंगे कि हमारा जब ये इतिहास है तो हम सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट बुद्धिस्ट हैं। इस मिट्टी का खून है हम में, डीएनए है। तो ये हमारा इतिहास है दोस्तों। और बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो कुल मिला के ये आज मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है, जातक कथाओं के कुछ पुरातात्विक प्रमाण बताने की कोशिश की है और उनके क्या मूल्य थे। त्रिपिटक में ये खुद्दक निकाय का ये एक भाग है, 10वां उसका भाग है और बाकी मैं आगे एवरी सैटरडे को एक-एक जातक कथाएँ जो हैं डिटेल्स में हम चलेंगे कि वो जातक कथाएँ क्या बताती हैं, क्या शिक्षा देती हैं, एक्चुअल में उसकी कहानी क्या है। तो उस पर चर्चा करेंगे, तब तक कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो हम देख लेते हैं। राम सुंदर राम जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया आपका। भीम मिशन संगीत जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है और किशोर विट्ठल वंडेकर जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपका। विलास भंडारे जी ने मेंबरशिप लिया है, आपका भी शुक्रिया। जोंटी व्रेंजो जी ने का सुपर स्टिकर है। और अरविंद कुमार यहाँ लिखते हैं जातक कथाओं पर वेब सीरीज बने तो टॉप रेटिंग पर रहेगी और एनिमेशन मूवी भी नमोबुद्ध है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन भारत का यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि ये लोग झूठी कहानियाँ बनाएँगे
और जो ऐतिहासिक बनाना भी होगा उसको ब्राह्मणीकरण करके दिखाएँगे, क्योंकि सारे डायरेक्टर वहाँ से सारे जितने भी पूरे सिस्टम में बने हुए हैं, सब के सब ब्रह्मनिज़्म को ब्राह्मण हैं और ये उसी के ढालना चाहते हैं। दरअसल भारतीयों का पूरा इतिहास बिगाड़ना चाहते हैं। इसीलिए उनको विदेशी भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो मूल इतिहास है उसको पूरी तरह से तहस-नहस करना चाहते हैं। 2 तरह का ब्राह्मण है। एक कहेगा कि अब तो नास्तिक हम बन गए हैं तो तुम लोग बुद्ध की बात क्यों कर रहे हो? तुम लोग बुद्ध की बात मत करो। और एक दूसरा कहेगा कि नहीं तुम रामकृष्ण की बात करो, ये बुद्ध-वुद्ध क्या होता है? 2 तरह का ब्राह्मण है, ध्यान दीजिएगा। और यही दोनों ब्राह्मण मिल के पूरा साठ-गाँठ है दोनों में। एक कहेगा कि नास्तिक बनो बिल्कुल बुद्ध की बात मत करो, और दूसरा कहेगा बुद्ध की बात मत करो, रामकृष्ण की बात करो, दुर्गा काली की बात करो, काल्पनिक की बात करो। कुल मिला के भारत का इतिहास से ब्राह्मणों को बहुत परहेज है। जो बुद्ध के इतिहास, भारत का एक्चुअल इतिहास के बारे में नेगेटिव बोले, वो समझिए कि वो ख़त्म करना चाहता है भारत का इतिहास, वो इस देश का है ही नहीं, वही विदेशी है। और फिर यहाँ पे राजेश ट्रेडल जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। फिर यहाँ पे सतीश कुमार लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान स्टेशन। अच्छा जी, शुक्रिया। तो फिर आज हम लोग यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं और फिर हम लोग एवरी सैटरडे यहाँ पे साइंस जर्नी पे होगी, बाकी तो रेशनल वर्ल्ड पे ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को तो रेगुलर डिबेट स्ट्रीम होते ही रहती है। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि ये जो सैटरडे की स्ट्रीम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियों को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों के हिसाब से इसको सरल ढंग से और उनके हिसाब से कैसे वो समझ सकें और उस तरह से इसको सैटरडे की ये जो स्ट्रीम है, उस तरह से प्रस्तुत की जाए। तो ठीक है, आज फिर हम लोग यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और बहुत-बहुत शुक्रिया अंतिम तक बने रहने के लिए।